होता है स्टॉक मार्केट? स्टॉक मार्केट बाजारों और एक्सचेंजों के एक संग्रह को संदर्भित करता है जहां पब्लिकली हेल्ड कंपनियों के शेयरों की खरीद बिक्री और जारी करने की नियमित गतिविधियां होती हैं। ऐसी वित्तीय गतिविधियां संस्थागत औपचारिक एक्सचेंजों या ओवर द काउंटर मार्केट प्लेसों के जरिए संचालित होती हैं, जो नियमों के एक निर्धारित रेट के तहत ऑपरेट करती हैं। किसी एक देश या क्षेत्र में विविध स्टॉक स्थान ट्रेडिंग स्थान हो सकते हैं जो स्टॉक और सिक्योरिटी के अन्य प्रकारों में ट्रांजैक्शन की अनुमति देते हैं। हालांकि इसके लिए स्टॉक मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज दोनों ही परस्पर उपयोग किया जाता है। स्टॉक एक्सचेंज अक्सर स्टॉक मार्केट का एक सबलेट होता है। अगर कोई यह कहता है कि वह स्टॉक मार्केट में ट्रेड करता है तो इसका अर्थ है कि वह किसी स्टॉक एक्सचेंज पर शेयरों इक्विटी की खरीदी या बिक्री करता है, जो कुल स्टॉक मार्केट का एक हिस्सा है। अमेरिका के प्रमुख स्टॉक एक्सचेंज में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, नास्डक और शिकागो बोर्ड ऑप्शंस एक्सचेंज शामिल हैं। भारत के दो प्रमुख एक्सचेंज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड है। स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट मुख्य रूप से स्टॉक, इक्विटी एक्सचेंज, ट्रेडेड फंड, कॉर्पोरेट बॉन्ड की ट्रेडिंग के लिए जाना जाता है और स्टॉक मार्केट में अन्य फाइनेंशियल सिक्योरिटीज व स्टॉक, कमोडिटीज और बॉन्ड्स पर आधारित डेरिवेटिव्स की भी ट्रेडिंग होती है। शेयर क्या है? शेयर का अर्थ सामान्य भाषा में अंश यानी हिस्से को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए शेयर का मतलब समझने के लिए एक वास्तविक उदाहरण लेते हैं। जैसे किसी एक फर्म की कुल पूंजी 10 लाख है। फर्म अपने कुल पूंजी को 1000 हिस्सों में एक समान मूल्य पर बांट देती है। अब कंपनी की पूंजी का बांटा गया प्रत्येक हिस्सा कंपनी की पूंजी का सबसे छोटा हिस्सा है। इस तरह प्रत्येक हिस्से यानी शेयर की कीमत 100 रुपये होगी और इस छोटे हिस्से को ही शेयर कहा जाता है। अगर आप उस कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप जितने हिस्से को खरीदेंगे के लिए भुगतान करते हैं, आप उतने हिस्से के मालिक बन जाएंगे। नोट: शेयर को स्टॉक मार्केट में स्टॉक इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। इस तरह शेयर, स्टॉक या इक्विटी सभी शब्दों का एक ही अर्थ होता है, डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड या डीवाई पिछले 12 महीनों में बांटे गए शेयर मूल्यों से विभाजित कुल डिविडेंड की एक रेशियो है जो यह दर्शाता है कि कंपनी अपने शेयर की कीमतों के मुताबिक हर साल डिविडेंड में कितना भुगतान करती है। दूसरे शब्दों में, कंपनी अपने शेयर धारकों को हर साल एक वार्षिक डिविडेंड बांटती है और जब आप इस वार्षिक डिविडेंड को अपनी कंपनी के शेयर मार्केट प्राइस से विभाजित करते हैं तो हमें कंपनी की डिविडेंड यील्ड प्राप्त होती है। बुल मार्केट: बुल मार्केट बाजार का वो वित्तीय स्थिति है जो कि निवेशकों के आत्मविश्वास, आशावाद और सकारात्मक उम्मीदों को दर्शाती है। बुल मार्केट आमतौर पर शेयर बाजार के से संबंधित होता है, लेकिन यह सभी वित्तीय बाजारों जैसे मुद्राओं, बॉन्डों, वस्तुओं आदि पर लागू होता है। बुल मार्केट के दौरान अर्थव्यवस्था में सब कुछ आश्चर्यजनक रूप से ऊपर की ओर बढ़ता है और जीडीपी बढ़ना, नौकरी में वृद्धि, स्टॉक की बढ़ती कीमतें आदि। सरल भाषा में अगर कहा जाए तो बुल मार्केट अक्सर शेयरों को ओवर वैल्यूएशन की ओर ले जाता है क्योंकि निवेशक अत्यधिक आशावादी होते हैं और मानते हैं कि स्टॉक हमेशा ऊपर जाएगा। बियर मार्केट: बुल मार्केट के वित्तीय बियर मार्केट है जो आमतौर पर खराब अर्थव्यवस्था, कम नौकरियां, मंदी और शेयरों की कीमतों में गिरावट को दर्शाता है। मंदी के बाजार के दौरान निवेशक का व्यवहार अत्यधिक निराशावादी होता है क्योंकि उन्हें डर है कि स्टॉक नीचे और नीचे जाएगा। बियर मार्केट निवेशकों के लिए अल्पावधि के लिए लाभदायक शेयरों को चुनना कठिन बना देता है। मज़ेदार बात यह है कि बुल का अर्थ होता है बैल और बियर का अर्थ होता है भालू। बुल और बियर शब्द जो बाजार में उपयोग किए जाते हैं इन जानवरों के उनके विरोधियों पर हमला करने के तरीके से लिया गया है।
एक बैल अपने सींगों से हवा की ओर ऊपर की ओर उछालता है, जबकि भालू अपने पंजे को नीचे की ओर झुकाता है। ये क्रियाएं एक बाजार की गति के लिए रूपक हैं। यदि वित्तीय ऊपर की ओर है तो यह बुल मार्केट है, और यदि रुझान नीचे की ओर है तो यह एक बियर मार्केट है। डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। डीमेट अकाउंट, क्या आपको पता है शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए सबसे बुनियादी ज़रूरत है आपके पास एक बैंक अकाउंट तो ज़रूरी होगा। उसी तरह शेयर मार्केट में ट्रेड करने के लिए डीमैट खाते की ज़रूरत होती है, लेकिन इन सब के लिए ज़रूरी है ये जानना कि डीमैट अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट आपके बैंक अकाउंट की तरह ही होती है, बस अंतर इतना है कि बैंक अकाउंट में अपने अपने कैपिटल को डिजिटल फॉर्मेट में रखते हैं, उसी तरह डीमैट अकाउंट में शेयर को डिजिटल फॉर्मेट में जमा करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट। डीमैट खाते की तरह शेयर बाजार में निवेशकों के लिए ट्रेडिंग अकाउंट भी महत्वपूर्ण है। यह आपको शेयर बाजारों में शेयरों और अन्य सिक्योरिटी को इलेक्ट्रॉनिक रूप में खरीदने बेचने की अनुमति देता है। क्या होता है आईपीओ? आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई कंपनी अपनी पहली बार पब्लिक को अपने शेयर ऑफर करती है तो इसे आईपीओ कहा जाता है। ऐसे समझें कि देश में तमाम प्राइवेट कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में काम करती हैं। जब इन कंपनियों को फंड की ज़रूरत होती है तो ये खुद को स्टॉक मार्केट में लिस्ट करवाती हैं, और इसका सबसे बेहतर तरीका है आईपीओ। आईपीओ को जारी करने के बाद कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हो जाती हैं। इसके बाद निवेशक उसके शेयर को खरीद और बेच सकते हैं। ब्लू चिप कंपनियां क्या हैं? शेयर मार्केट में चुनी गई सबसे बेहतरीन कंपनियों को ब्लू चिप कंपनियां कहते हैं। ये मार्केट की सबसे विश्वसनीय और अधिक ट्रेड को जाने वाली कंपनियां होती हैं। ब्लू चिप कंपनियां फाइनेंशियल रूप से काफ़ी मजबूत होती हैं, जिससे मार्केट में होने वाले उतार चढ़ाव से इन पर ज़्यादा असर नहीं पड़ता। जैसे रिलायंस, इन्फोसिस, एचडीएफसी, एसबीआई, टाटा, ये सभी स्टॉक एक्सचेंज पर चुनी गई ब्लू चिप कंपनियां हैं। पूंजीगत व्यय क्या है? पूंजीगत व्यय अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर वो होते हैं जब किसी कंपनी या फैक्ट्री में फिक्स एसेट परचेज की जाती है, जैसे मशीनरीज, फर्नीचर, व्हीकल या कोई इक्विपमेंट, या फिर अगर कोई मशीन पहले से ही है तो उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी या उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए उस मशीन को अपग्रेड कर दिया जाता है। इसके लिए बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसे ही हम कैपएक्स अर्थात कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इसे हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि जैसे कंपनी में कोई मशीन है और उसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, वह बहुत पुरानी भी हो गई है, तो इसकी वजह से प्रोडक्शन थोड़ा स्लो होने लगा है या कम हो रहा है। अब इसकी वजह से कोई नई मशीन खरीद कर रख देना, जिससे कि पहले वह प्रोडक्शन ज़्यादा करने लगे या बढ़ जाए, तो ये एक्सपेंसेस किए जाते हैं। ये कैपिटल नेचर के होते हैं और इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। इस प्रकार जब कोई कंपनी एसेट के लिए बड़ा एक्सपेंस करती है, इसका फ़ायदा उसे आने वाले कई सालों तक मिलता है, तो ये एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय कहलाते हैं। ये एक्सपेंस कभी कभी ही किए जाते हैं, ना कि बार बार किए जाते हैं। ईपीएफ क्या होता है? ईपीएस क्या होता है? ईपीएस एक ऐसा नंबर होता है जो बताता है कि एक निश्चित समय के अंतराल में कंपनी अपने हर सामान्य शेयर पर कितने रुपए का भुगतान कमा रही है। निवेशकों के लिए ईपीएस एक बहुत ही महत्वपूर्ण नंबर होता है जो कंपनी के आय क्षमता को बढ़ाता है, और जिस भी कंपनी की अर्निंग पावर
जितना ज़्यादा होती है उतनी ही उस कंपनी के शेयर का प्राइस बढ़ सकता है। ईपीएस के आधार पर ही पीई और डिविडेंड पे आउट की गणना भी की जाती है। ईपीएस के द्वारा ही यह पता किया जा सकता है कि कंपनी खुद के हर एक शेयर के लिए कितना पैसा कमाती है। सरल शब्दों में अगर बात की जाए तो ईपीएस की मदद से हम यह भी पता लगा सकते हैं कि प्रत्येक शेयर के हिस्से में कितना प्रॉफिट आना चाहिए। आरओई क्या होता है? आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी किसी भी कंपनी में निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह बताती है। यानी किसी भी कंपनी के इक्विटी यानी निवेशक और मालिक के 1 रुपये पर निवेश पर कितना रिटर्न मिला यह जान सकते हैं। किसी कंपनी का आरओई से हम यह पता चलता है कि हमें उस कंपनी में निवेश करना चाहिए या नहीं। मतलब जिस कंपनी का आरओई जितना अधिक होता है वह कंपनी निवेशक के लिए उतनी ही अच्छी होती है। वैसे आरओई की कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। अगर आप शेयर बाज़ार में किसी शेयर में निवेश कर रहे हैं तो आपको आरओई 20% से 25% मिले यह देखना चाहिए। आरओसीई क्या होता है? आरओसीई रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसा फाइनेंशियल रेशियो है जो हमें यह बताता है कि किसी बिजनेस में लगे टोटल कैपिटल पर कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रही है। या इसे इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि कंपनी अपने पूंजी को कितने अच्छे ढंग से उपयोग कर रही है प्रॉफिट बनाने के लिए। यह प्रॉफिट कम से कम कर्ज के ब्याज से ज़्यादा होना चाहिए, तभी निवेशकों को। म्यूचुअल फंड का हिंदी में मतलब होता है पारस्परिक निधि। थोड़ा और सरल भाषा में कहें तो साझा रकम। दरअसल म्यूचुअल फंड में कई लोगों का पैसा एक साथ मिलाकर शेयर बाजार या निवेशक योजनाओं में लगाया जाता है। इस तरह से म्यूचुअल फंड में आपके साझा पैसे का सामूहिक निवेश किया जाता है। उसका जो भी फायदा होता है वह भी सबके निवेश हिस्से के हिसाब से बांटकर दे दिया जाता है। म्यूचुअल फंड यूनिटी। एक म्यूचुअल फंड में कई तरह के निवेश उपायों को शामिल किया जाता है। इसमें कई तरह के शेयर्स भी हो सकते हैं और कई तरह के बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। इसी तरह डेरिवेटिव्स और ट्रेजरी बिल भी शामिल हो सकते हैं। जो निवेश की पूरी खिचड़ी होती है उस पूरी खिचड़ी को एक कुछ संख्या में बांट दिया जाता है। इसमें जिससे जो एक हिस्सा होता है वह उस म्यूचुअल फंड का एक इकाई या एक यूनिट कहा जाता है। उदाहरण के लिए एक म्यूचुअल फंड एवीसी है जिसमें 20% स्टॉक ए में लगा है, 10% स्टॉक बी में लगा है, 20% स्टॉक सी में लगा है और 5% स्टॉक डी में लगा है, 30% गवर्नमेंट बॉन्ड में लगा है, 10% कैश डेरिवेटिव्स और ट्रेजरी बिल में लगा है। जब किसी व्यक्ति को इस म्यूचुअल फंड की एक यूनिट मिलेगी तो वह इन सभी तरह के निवेशों में इनके निवेश अनुपात के हिसाब से स्वामित्व पाने का हकदार होगा। रिटर्न भी सभी निवेशकों के मिले जुले प्रदर्शनों के आधार पर पाने का हकदार होगा। NAVF क्या है? म्यूचुअल फंड एक यूनिटी की कीमत को नेट एसेट वैल्यू कहते हैं। यह नेट एसेट वैल्यू ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम की परफॉर्मेंस को बताता है। मान लिया कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। आप 10 रुपये में NFO पीरियड में म्यूचुअल फंड की एक यूनिट खरीद लेते हैं। NFO पीरियड के दौरान इस म्यूचुअल फंड की NAV 10 रुपये होगी। अब यह भी मान लेते हैं कि आप ही की तरह और भी 9 लोगों ने म्यूचुअल फंड की यूनिटी खरीदी है। इस तरह से उस म्यूचुअल फंड स्कीम में कुल 10 यूनिट बेचकर 100 रुपये इकट्ठा किए गए हैं। अब इसका फंड मैनेजर इन 100 रुपये में कुछ शेयर खरीद लेता है। मान लिया आपके 100 रुपये इन्वेस्टमेंट की कीमत 1 साल बाद 150 हो जाती है, तो अब उस म्यूचुअल फंड की हर यूनिट की कीमत हो गई 150।
बटा 10 बराबर 15 रुपये, यानी कि हर यूनिट की नेट एसेट वैल्यू हो गई 15 रुपये। NFO या न्यू फंड ऑफर क्या है? ये म्यूचुअल फंड कंपनियां समय समय पर नई म्यूचुअल फंड स्कीम लॉन्च करती हैं। मार्केट में किसी नई म्यूचुअल फंड स्कीम के लॉन्च करने से न्यू फंड ऑफर कहा जाता है। हर नए फंड को कोई नया नाम दिया जाता है और उसका विज्ञापन यानी प्रचार किया जाता है। म्यूचुअल फंड कंपनियां NFO का एक विवरण पत्र भी जारी करती हैं। पोस्टर उस स्कीम के उद्देश्य, विवरण और उसकी फंड मैनेजमेंट टीम के बारे में जानकारी देता है। म्यूचुअल फंड की कैटेगरी, निवेश और पैसा लगाने की फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से म्यूचुअल फंड दो प्रकार के होते हैं: ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम, क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम। खुले सिरे वाले म्यूचुअल फंड स्कीम यानी कि ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम ऐसी स्कीम होती है जिसमें इन्वेस्टर कभी भी पैसा लगा सकता है और निकाल सकता है। चूँकि ऐसी स्कीम में पैसा आता जाता रहता है, इसलिए ऐसी स्कीम के पास कोई फिक्स्ड अमाउंट नहीं होता। फंड मैनेजर को परिस्थितियों के हिसाब से निवेश का फैसला लेना होता है। नंबर 2, बंद सिरे वाली म्यूचुअल फंड स्कीम। क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम में आप सिर्फ NFO के समय ही पैसा लगा सकते हैं। इसके बाद सिर्फ मैच्योरिटी पर ही अपना पैसा निकाल सकता है। हालांकि क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम की यूनिट को सेकेंडरी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। ऐसे लेन देन से म्यूचुअल फंड कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता और ना ही उस म्यूचुअल फंड स्कीम की जमा रकम पर इसका कोई प्रभाव पड़ता है। म्यूचुअल फंड के प्रकार। अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के आधार पर म्यूचुअल फंड कई प्रकार के होते हैं: इक्विटी फंड, डेथ फंड, बैलेंस म्यूचुअल फंड, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड, एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड, हेज फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड के जोरदार ज़्यादातर पैसे शेयर्स में लगाया जाता है। ऐसी स्कीम के फंड मैनेजर को कम से कम 65% रकम शेयर में ही लगानी होती है। बाकी बचे पैसे को बॉन्ड्स या फिर बैंक में रख सकते हैं। अब चूँकि इक्विटी म्यूचुअल फंड को शेयरों में निवेश किया जाता है तो इसका रिटर्न भी शेयर मार्केट के हिसाब से मिलता है, यानी कमाई की सबसे ज़्यादा संभावना होती है, लेकिन रिस्क भी इसमें ज़्यादा होता है। इक्विटी फंड में होने वाली इनकम पर लोग टीम कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगाता, जबकि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपकी इनकम में जोड़कर टैक्स कैलकुलेट में शामिल करते हैं। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड की रकम को मुख्य रूप से बॉन्ड और कॉर्पोरेट फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश किया जाता है। किसी डेब्ट म्यूचुअल फंड के साथ यह अनिवार्य शर्त होती है कि उसका कम से कम 65% पैसा बॉन्ड या बैंक डिपॉजिट में लगाया जाए। उदाहरण के लिए गवर्नमेंट बॉन्ड, कंपनी बॉन्ड, कॉर्पोरेट फिक्स्ड बॉन्ड, फिक्स्ड डिपॉजिट और बैंक डिपॉजिट वगैरह। बाकी रकम को इक्विटी यानी शेयरों में लगाया जा सकता है। अब चूँकि डेब्ट फंड को फिक्स्ड रिटर्न देने वाले बॉन्ड में लगाया जाता है, इसलिए इसमें रिस्क भी तुलनात्मक रूप से कम होता है। अब चूँकि डेब्ट फंड को फिक्स्ड रिटर्न देने वाले बॉन्ड में लगाया जाता है, इसलिए इसमें रिस्क भी तुलनात्मक रूप से कम होता है, लेकिन इसमें आपको ज़बरदस्त फ़ायदे की भी उम्मीद नहीं करनी चाहिए। वैसे अच्छे डेब्ट को आपको बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट की अपेक्षा बेहतर रिटर्न दे सकते हैं। अगर आप अपने डेब्ट को 3 साल बाद बनाते हैं तो इस पर आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ सकता है। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की दर बिना इंडेक्सन के 10% होगी और इंडेक्सन के साथ 20%। अगर आप 3 साल के पहले अपनी डेब्ट म्यूचुअल फंड यूनिट को बेच देते हैं तो इसमें हुई आमदनी पर आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स चुकाना पड़ेगा। इस शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को आपकी कुल आमदनी में जोड़ा जाएगा और फिर आपको टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स की गणना होगी। बैलेंस म्यूचुअल फंड आपके पैसे को शेयर और बॉन्ड दोनों में लगाते हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं कि आप शेयर में रिटर्न ज़्यादा मिलता है, लेकिन वो रिस्क होते हैं, जबकि बॉन्ड सुरक्षित होते हैं लेकिन इसमें
रिटर्न कम मिलता है। इसलिए इन दोनों में पैसा लगाकर ये म्यूचुअल फंड सेफ्टी के साथ साथ बढ़िया रिटर्न देने की कोशिश करता है। हालांकि ये म्यूचुअल शुद्ध शेयर में पैसा लगाने वाले इक्विटी म्यूचुअल फंड से कम रिटर्न देते हैं और शुद्ध बॉन्ड में पैसा लगाने वाले डेब्ट फंड से भी सेफ होते हैं। मार्केट में अच्छे समय में ये फंड ना तो इक्विटी फंड की तरह बहुत ऊंचा रिटर्न देते हैं और ना ही मार्केट के बुरे समय में इक्विटी फंड की तरह ये आपको बहुत ख़राब रिटर्न देते हैं। ये फंड निवेश में संतुलित रवैया अपनाते हैं और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से शेयर और बॉन्ड में निवेश करते हैं। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड। टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड को इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ELSS भी कहा जाता है, जो कि इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम या ELSS में लगाए गए पैसे सरकार टैक्स छूट देती है, इसलिए इन्हें टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहा जाता है। ये टैक्स बचाने के कुछ सबसे अच्छे उपाय में से एक है। ELSS में निवेश किया गया पैसा कम से कम 3 साल के लिए लॉक्ड हो जाता है, यानी कि आप इसमें लगाया गया पैसा 3 साल के पहले नहीं निकाल सकते। ELSS का पैसा मुख्य रूप से शेयरों में लगाया जाता है, इसलिए ये अक्सर आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दे सकते हैं। हालांकि अन्य इक्विटी म्यूचुअल फंड की तरह ये रिस्क भी होते हैं। ELSS से सेक्शन 80C के तहत टैक्स सेविंग होती है। जैसा कि इनकम टैक्स के सेक्शन 80C में ऐसे निवेशकों को रखा गया है जिसमें पैसा लगाने से आपकी टैक्स देनदारी घट जाती है। आप इसमें जितना पैसा लगाते हैं उतना ही आपकी टैक्सेबल इनकम से घट जाती है। PPF इन्वेस्टमेंट, होम लोन प्रिंसिपल, NSC, टैक्स सेविंग, FD, इंश्योरेंस, ट्यूशन फीस और EPF कंट्रीब्यूशन वगैरह भी सेक्शन 80C के तहत टैक्स की छूट की सुविधा के हकदार होते हैं। इन सारे टैक्स सेविंग निवेशकों में ELSS का लॉक इन पीरियड सबसे कम होता है, यानी कि अगर आप कम समय के लिए अपना पैसा जमा करके ज़्यादा टैक्स बचाने की सोच रहे हैं, टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड यानी ELSS से सबसे बेहतर ऑप्शन हो सकता है। इंडेक्स फंड भी अन्य इक्विटी फंड की तरह शेयरों में पैसा निवेश करता है, लेकिन यह इक्विटी फंड से अलग इस मायने में होता है कि यह अपने हिसाब से चुने गए शेयरों में पैसा नहीं लगाता, बल्कि बाजार के सूचांकों के स्ट्रक्चर को ही कॉपी करके पैसा लगाता है। सेंसेक्स, निफ्टी, CNX 200, CNX 500 वगैरह बाजार सूचांक। इस सूचांकन में कुछ निश्चित कंपनियों में के शेयर भी शामिल होते हैं। हर शेयर को उसका अचूक इंडेक्स में फ्लेक्सिबल वेट एज होता है। कोई इंडेक्स फंड जिसमें सूचांकन को फॉलो करता है वह उसमें शामिल सभी शेयरों में पैसा लगाता है। शेयरों में पैसा भी उसी अनुपात से लगाया जाता है जिस अनुपात से उन शेयरों को रोचांकक में वजन दिया जाता है। उदाहरण के लिए एक इंडेक्स फंड एक सेंसेक्स की नकल करता है तो यह भी सेंसेक्स की तरह ही उन 30 शेयरों में ही पैसा लगाएगा। हर शेयर को वह अपने सेंसेक्स के सामने ही वेटेज भी प्रदान करेगा, यानी कि ऐसे निफ्टी फंड के लिए भी सेंसेक्स की तरह रिलायंस, TCS, ITC वगैरह सबसे ज़्यादा वेटेज वाले शेयर होंगे। सेंसेक्स के पोर्टफोलियो की डूबने हूबहू नकल करने के कारण यह इंडेक्स फंड सेंसेक्स की तरह ही रिटर्न भी देगा। हालांकि इनकम टैक्स से आपको हूबहू वैसे ही रिटर्न की उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि कॉपी करने में ना थोड़ा टाइम लग सकता है। इसे निवेश की भाषा में ट्रैकिंग एरर कहते हैं, जो कि इस कॉपीकट फंड में फंड मैनेजर यानी म्यूचुअल फंड कंपनी की भूमिका बहुत कम होती है। इसलिए इंडेक्स फंड में फंड मैनेजर मैनेजमेंट चांस भी कम होता है। म्यूचुअल फंड डेरिवेटिव के समय से म्यूचुअल फंड कंपनी से इंडेक्स फंड खरीद सकते हैं। एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड
एक्सचेंज ट्रेडिंग फंड मूल रूप से इंडेक्स फंड ही होते हैं, लेकिन इन इंडेक्स फंड को स्टॉक एक्सचेंज में सीधा बेचा जा सकता है और शेयरों की तरह ही एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की कीमत भी बाजार में घंटों के दौरान लगातार बदलते रहती हैं। आप उस शेयर दलाल से ब्रोकर ट्रेड फंड खरीद सकते हैं। इन्हें खरीदने के लिए यानी कि इसमें पैसा लगाने के लिए आपको म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की ज़रूरत नहीं होती। हैश फंड थोड़ा उधार फंड है। ये किसी रेगुलेशन के तहत बदले नहीं जाते, ना ही रिटेल इन्वेस्टर इनमें पैसा लगा सकते हैं। सिर्फ कुछ सिलेक्टेड ग्रुप को हाई नेट ग्रोथ इंडिविजुअल ही समूह रूप से हैश फंड में निवेश करते हैं। हैश फंड का हेड होल्डर भी आक्रामक रणनीति के साथ शेयरों में पैसा लगाते हैं। हैश फंड का फंड मैनेजर दुनिया में कहीं भी पैसा निवेश कर सकता है, चाहे वैसे इक्विटी, बॉन्ड, गोल्ड या कमोडिटी, कहीं भी पैसा लगाए। हर फंड का फंड मैनेजर सिर्फ पोर्टफोलियो के लिए काम करता है। इसमें इन्वेस्टर आसानी से अपना पैसा नहीं लगा सकते। निवेशकों को कम से कम 1 साल के लिए पैसा लगाकर रखने को कहा जाता है।